हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आप लोगों के साइंस 1 के 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो समझते हैं क्या बताया उस चैप्टर में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब समझते हैं। परावर्तन का मतलब क्या? यदि आप लोगों के पास ऐसा कोई पृष्ठभाग है जिसके पीछे हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, एल्यूमिनियम लगाया हुआ है, एल्यूमिनियम का लेपन किया है, तब होता क्या है? तो ऐसे अपारदर्शी जब हम लोग कोई वस्तु लेके आते हैं प्रकाश के पथ के सामने, तो होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश जिस दिशा में आया था उस दिशा में चले जाता है। यदि प्रकाश की किरण और हमारे इस अपारदर्शक माध्यम के बीच में कोई एंगल हो, ठीक है, कोई कोण हो, तो क्या होगा? वह कुछ दूसरे कोण के ऊपर परावर्तित हो जाती है। ये था प्रकाश का परावर्तन, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में, यानी 9th स्टैंडर्ड में। इस साल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस साल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? यदि कोई पारदर्शक माध्यम है, पारदर्शक माध्यम मतलब जैसा आपका स्केल होता है, राइट? स्केल कैसा होता है, उसके आर पर हम लोग देख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शक माध्यम। यदि कोई ऐसा पारदर्शक माध्यम है और उसके ऊपर प्रकाश आकर गिरता है, मैं पहली बार इसको थोड़ा सा पतला बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए। ठीक है। यदि कोई पारदर्शक माध्यम है और कोई प्रकाश की किरण आके इसके ऊपर गिर रही है किसी एंगल पे, ठीक है, तब होता क्या है? ये जो प्रकाश की किरण आ रही है उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है। और ये परिवर्तन किसके कारण होता है? इस पारदर्शक माध्यम की वजह से होता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो जब भी हम लोग कोई पारदर्शक माध्यम प्रकाश के पथ के बीच में रख रहे हैं, तब होता क्या है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी इस पारदर्शक माध्यम में, और इस पारदर्शक माध्यम में निकलते समय क्या होता है? इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है, तब क्या होता है? उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों को समझना है। अब थोड़ा सा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, यानी इस चैप्टर में थोड़ी सी जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है? एक कांच का गुटका, यानी कांच का एक स्लैब होता है, वो है ये। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण को गिराएंगे। ठीक है, कहाँ गिराएंगे? एक लंब खींच लेते हैं और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हमारी प्रकाश की किरण को लाएंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं हमारी ये प्रकाश की किरण है, आपतित किरण। ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण। तो इसके बीच में जो बनेगा कोण, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित कोण। क्या बोलेंगे? आपतित कोण। ठीक है। और इसको हम लोग आई अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा? ये जो प्रकाश ऐसे जाने वाला था, ठीक है, ऐसे सीधा जाने वाला था, बट ऐसे जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा झुक कर जाएगा। ठीक है। और जिसके कारण एक नया कोण बनेगा। इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तित कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तित कोण। आर क्या होगा हमारा? अपवर्तित कोण। ठीक है, आर क्या होगा हमारा? अपवर्तित कोण। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में समझना है। और ये जो बीच में बना है वो क्या है? एक लंब है। ठीक है। तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक आपतित कोण और एक अपवर्तित कोण। ठीक है। तो इतनी ये दोनों चीज़ें हम लोगों को पता होना ज़रूरी है अगर हम लोग पढ़ रहे हैं अपवर्तन के नियम। ठीक है, अपवर्तन के नियम में इन तीनों चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अगर ये आपतित कोण है तो ये क्या हो जाएगी? आपतित किरण। इस चीज़ को भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख दी। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम में क्या दिया है? तो अपवर्तन के पहले नियम में क्या दिया है?
ये आपतित कोण, परावर्तित कोण, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये लंब, ये क्या होता है, एक ही प्रतल पर होता है। ठीक है, एक ही प्रतल पर होता है। बहुत ही सिंपल नियम है। आपतित कोण, परावर्तित कोण और ये लंब क्या होता है, एक ही प्रतल पर होता है। ठीक है, यहाँ पर कोण की जगह आप लोग किरण भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और दूसरे नियम में क्या कहा गया है, दूसरे नियम में कहा गया है कि ये जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इनका अनुपात निकाल सकते हैं हम लोग। कौन सा अनुपात निकालेंगे, साइन अनुपात। इन दोनों कोणों का जो साइन अनुपात निकालते हैं किसी दिए हुए माध्यम के लिए, मान लेते हैं ये माध्यम हवा है, ठीक है, और ये है कांच। ठीक है, इन दोनों की अवस्था में, या अगर इन दोनों की स्थिति में, तो इन दोनों की स्थिति में क्या होगा, आपतित कोण कितना भी हो और परावर्तित कोण कितना भी हो, कैसा भी हो, तब भी क्या होगा, साइन आई, यानी ये जो आपतित कोण का साइन अगर हम लोग अनुपात निकालते हैं और साइन आर, इन दोनों का भी अनुपात निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, स्थिर आएगा, यानी सेम आएगा हमेशा। अगर हम लोग आई को बदल दे, आर को बदल दे, तब भी क्या होगा, ये सेम आएगा। ठीक है, तो दोनों का अगर हम लोग साइन अनुपात का भी अनुपात निकाल रहे तो हमेशा क्या आएगा, स्थिर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वस्तु का अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, उस वस्तु का अपवर्तनांक। ये एक तरीका है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, अपवर्तनांक निकाल सकते हो। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, दोनों दिए हुए माध्यमों के लिए आप लोग क्या करोगे, साइन आई बटे साइन आर का अनुपात निकालोगे, वही क्या होगा, उसके लिए अपवर्तनांक होगा। ठीक है, अपवर्तनांक निकालने का दूसरा भी तरीका है। अपवर्तनांक को किस अक्षर से दर्शाते हैं, अपवर्तनांक को दर्शाते हैं हम लोग इस अक्षर से। ठीक है, ऐसा एन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग, मुझे दो माध्यमों में अपवर्तनांक निकालना है, जैसे ये हवा और कांच है। ठीक है, पहला माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ऊपर पहले का रखूंगा और नीचे दूसरे का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहा हूँ दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, पहले का निकाल रहा हूँ दूसरे के सापेक्ष, तो पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष निकाल रहा हूँ। तो ये कैसे निकाल सकता हूँ मैं, पहले माध्यम में प्रकाश की गति बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति। ठीक है, और अगर मुझे दूसरे माध्यम का निकालना है पहले के सापेक्ष, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। और इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, V2 को ऊपर लिखूँगा और V1 को नीचे लिखूँगा। तो ये हो गया दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति बटे पहले माध्यम में प्रकाश की गति। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया अपवर्तनांक। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन चीज़ें समझी है। पहला, अपवर्तन किसे कहते हैं, दूसरा हम लोगों ने समझा अपवर्तन के दो नियम। अब हम लोगों ने तीसरी चीज़ क्या समझ ली, अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हो गई। दो माध्यमों के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। जैसे हवा और कांच के लिए जो भी अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, समान होगा। ऐसे ही किन्हीं दो पारदर्शक माध्यमों के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है। ठीक है, वहाँ पर आपतित कोण कितना भी हो, परावर्तित कोण कितना भी हो, वहाँ पर अपवर्तनांक क्या होगा, हमेशा स्थिर होगा। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग आज के लेक्चर में चौथी चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। इसके लिए मैं पहले इन सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम की हेल्प से। मान लेते हैं ये कांच की गुठली है और ये सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक है, और बाहर क्या है, हवा। ये एक विरल माध्यम है। ठीक है, अगर ऐसी अवस्था है, ठीक है, तो जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो होता क्या है, वो लंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। ये लंब है, तो जो प्रकाश है वो ऐसे जाना चाहिए था, बट क्या हुआ, वो लंब की तरफ झुक गया। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। मान लेते हैं ये क्या है, एक सघन माध्यम है। ठीक है, और बाहर क्या है, हवा, एक विरल माध्यम, और ये बना लिया मैंने लंब। तो जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब क्या होता है, वो
वो थोड़ा सा लंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है? वो लंब की ओर झुक जाता है। ये जो बीच में मैंने बनाया वो लंब है, जाना कैसे चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, बट क्या हुआ, वो लंब की तरफ थोड़ा सा झुक गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरी अवस्था, जब प्रकाश ऐसे सघन माध्यम में हो, ठीक है, और वो विरल माध्यम में जा रहा हो, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा लंब, ठीक है। ऐसे सघन माध्यम में हो और विरल माध्यम में जा रहा हो तो वो क्या होगा, वो लंब की तरफ झुकेगा क्या? नहीं, वो कहाँ पर चले जाएगा? लंब से दूर चले जाएगा, ठीक है। होना कैसे चाहिए था यहाँ पर, बट वो क्या हो गया, लंब से थोड़ा और दूर चले गया, ठीक है। अब तीसरी अवस्था देखेंगे हम लोग। अगर प्रकाश जो है वो सीधा लंब पे से आ रहा हो तो वो बिना कुछ हुए ऐसे ही लंब से निकल जाएगा, ठीक है। यदि प्रकाश की किरण लंब से आ रही हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वो जैसा था वैसे ही चले जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 4 चीज़ें सीख ली इस चैप्टर से। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ें हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझेंगे या फिर दूसरी चीज़ों की हेल्प से समझेंगे वो सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो मुझे बताइए आप लोग, अगर आप लोगों को बोर्ड वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर पीपीटी पे हम लोगों को फिर से शिफ्ट हो जाना चाहिए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर डालिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय फॉर दिस टाइम।